नेहा के दोनों बच्चे रिया और आरव शोर कर रहे हैं। आपस में कुछ ना कुछ बहस झगड़ा चल रहा है। नेहा मुश्किल से अपने दोनों बच्चों को आंखें दिखाकर चुप कराती है। उसकी तो सारी इंद्रियां सिमट कर बस कान बन गए हैं। फ्लाइट के पायलट का नाम अनाउंस होने ही वाला है और धड़कन एक पल को रुक जाती है और फिर थकी सी ठंडी सांस वापस निकल जाती है। उसका नाम नहीं था। पता नहीं कभी यह रुकी सांस उल्लासित होकर बाहर आएगी भी या नहीं। वापस शिथिल होकर सर पीछे को टिका देती है। बच्चों का झगड़ना फिर शुरू हो गया है। करने दो, एयर होस्टेस अभी आंखें दिखाएगी तो खुद ही चुप हो जाएंगे। जब से यहाँ वहाँ से उड़ती हुई खबर उसके कानों तक पहुँची है कि अनिरुद्ध ने डोमेस्टिक एयरलाइंस ज्वाइन किया है, हर बार कैप्टन का नाम ध्यान से सुनती है कि शायद वही हो, जबकि उसे पता भी नहीं कौन सी एयरलाइंस ज्वाइन की है। एयरपोर्ट पर भी बच्चे और ट्रॉली संभालते भी खोजी निगाहें दौड़ती रहती है और लगता है अभी किसी तरफ से अनिरुद्ध का हंसता चेहरा सामने आ जाएगा। हर सोशल नेटवर्क पर भी उसे ढूंढने की कोशिश की पर निराशा ही हाथ आई। पर क्यों, किस लिए उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी? ये प्रश्न खुद से भी कई बार पूछ चुकी पर उत्तर कोई नहीं मिलता और अपनी बेवकूफ़ी पर हंस भी पड़ती। अनिरुद्ध का 7वीं क्लास वाला चेहरा ही सबसे पहले जहन में आता है, जब वह पहली बार उस पर इतना हंसा था। पर तब तो वह कितना रोई थी। सोशल साइंस के नए भास्कर सर आए थे। आते ही डस्टर पटका और रोबीली आवाज़ में सबको नोटबुक निकालने को कहा। फिर बहुत सारे प्रश्न दिए लेसन के हल करने को। सबकी कॉपियां जमा कर ली चेक करने के लिए। उनसे तो डर गए थे सब, पर कितनी देर शांत रह पाते। धीरे धीरे बातें शुरू हो गई। माधुरी, प्रिया और नेहा भी सर जोड़े नई पिक्चर की कहानी सुनने लगी, जो पिछले हफ्ते ही प्रिया अपने नए जीजाजी और दीदी के साथ देख कर आई थी। उसे कितनी जलन होती। वो क्यों सबसे बड़ी है? उसकी भी कोई बड़ी दीदी होती तो वो भी प्रिया जैसे उन लोगों के साथ पिक्चर देख कर आती और कहानियाँ सुनाती। पर अभी तो बस सुननी पड़ती थी। बीच बीच में भास्कर सर के चिल्लाने की आवाज़ आती रहती, पर वे लोग तो इतना धीरे बोल रही थी। भास्कर सर शायद पीछे बैठे लड़कों पर नाराज हो रहे थे। अचानक जोर का एक चौक का टुकड़ा उसके सिर से टकराया। उसने सिर उठाया और भास्कर सर चिल्ला पड़े, क्या गपशप चल रही है? चलो बेंच पर खड़ी हो जाओ। तब के सोशल साइंस के सर भी हिंदी में ही बातें करते थे और कई बार तो लेसन भी हिंदी में ही एक्सप्लेन कर जाते। उसे तो काटो तो खून नहीं। आज तक कभी डांट भी नहीं पड़ी और सीधा बेंच पर खड़ी हो जाओ। वो हैरान मुंह खोले देखती रही तो फिर से चिल्लाए, मुंह क्या देख रही हो? स्टैंड अप ऑन द बेंच। वो सर झुकाए खड़ी हो गई और आंखों से आंसुओं की धार बंद चली। पूरा क्लास सकते में था। इसलिए नहीं कि भास्कर सर चिल्ला रहे थे, इसलिए कि वो बेंच पर खड़ी थी। सारे बच्चे मुंह खोले उसे देख रहे थे। सर वापस कॉपियां चेक करने में लग गए थे। एक एक कॉपी चेक करते, बच्चे का नाम पुकारते, उस बच्चे को डांटते और फिर कॉपी उसकी तरफ फेंक देते। किसी ने अच्छा नहीं किया था। ये देखकर उसका रोना और बढ़ता जा रहा था। अब भास्कर सर के सामने उसकी कॉपी थी। उनका बड़बड़ाना बदसूर चालू था, कोई भी नहीं पढ़ता, किस लिए स्कूल आते हो तुम लोग? फिर माथे पर चढ़ी भ्रिकुटी थोड़ी शिथिल हुई। ये तो सही है। ये भी सही है। ओ ये भी सही है। सब आश्चर्य का भाव था चेहरे पर। क्या बात है, ये भी राइट। हम 15 में से 12 राइट। अब थोड़ी सी मुस्कान तिर आई थी उनके चेहरे पर। नाम देखकर पुकारा, नेहा शर्मा कौन है? वो चुप रही। हु इज नेहा? इस बार अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, सर वो जो बेंच पर खड़ी रो रही है ना, वही है नेहा। ओह सिट डाउन, सिट डाउन। ले जाओ अपनी कॉपी। गुड, यू हैव डन वेल। नेहा उतर तो गई थी, पर इतने अपमान के बाद कॉपी लेने नहीं गई। भास्कर सर अपनी आवाज को थोड़ा नरम बनाकर बोले, ले जाओ अपनी कॉपी। नेहा भी हट्टी की तरह खड़ी रही। इस बार अनिरुद्ध उठकर बोला, सर मैं दे आऊं?
और हंस पड़ा। क्यों? ही, वो नहीं जा रही है ना? तुम्हारा क्या नाम है? अनिरुद्ध त्रिपाठी। कितने नंबर मिले तुम्हें? 6। मुस्कुराहट अब भी वैसी ही जमी थी अनिरुद्ध के चेहरे पर। और हंस रहे हो? शर्म नहीं आती? खड़े हो जाओ बेंच पर, डांट कर कहा। और फिर उसी आवाज में नेहा को भी बोला, ले जाओ अपनी कॉपी। नेहा सहम कर चुपचाप अपनी कॉपी ले आई, पर अनिरुद्ध बेंच पर खड़ा भी हंसता ही रहा। घंटी बजी और भास्कर सर के जाते ही सब भाग लिए दरवाजे की तरफ। अंतिम पीरियड था। नेहा शर्म से सर झुकाए धीरे धीरे बढ़ रही थी कि आवाज आई, रोनी बिल्ली। खूनी आंखों से देखा तो अनिरुद्ध और उसके 4-5 शैतान दोस्त हंस रहे थे। बस तभी नेहा के मन में विषबेल की बीज पड़ गए। फिर उस दिन के बाद तो अनिरुद्ध कोई मौका नहीं छोड़ता उसे चिढ़ाने का। अनिरुद्ध उसी की कॉलोनी में 5 घर छोड़कर रहता था। साथ खेलने वाले सारे बच्चों को पता चल गया था कि क्लास में नेहा को बेंच पर खड़े होने की सजा मिली थी और वह रोई थी। खेल में भी अनिरुद्ध इतना तंग करता कि वह रो ही देती। लुक्का छिपी खेलते तो पता नहीं कहाँ छुपा रहता और फिर उसे धप्पा कर देता। बार बार उसे ही चोर बनना पड़ता। अंत में तंग आकर वह रो देती तो फिर उसे चिढ़ाने का बहाना मिल जाता। कोई भी खेल शुरू करने के पहले कहता, मैं नहीं खेलता। हारने पर लोग रोने लगते हैं। सब दोस्तों की आंखें नेहा की तरफ उठ जाती। फिर सब अनिरुद्ध को मनाने में लग जाते और वह गुस्सा पीते हुए खुद में ही सिमट जाती। वह अनिरुद्ध को गुस्से में घुरती और वह दांत दिखाता रहता। पर इस बार गुस्से में घुरने की बारी अनिरुद्ध की थी। जब 5th मंथली एग्जाम से वह फर्स्ट आई थी और अनिरुद्ध को बहुत कम नंबर मिले थे। हर शाम की तरह वह सुजाता के साथ बाहर घूम रही थी। अनिरुद्ध के घर से सामने से गुजरते हुए सुजाता ने बताया कि आज अचानक वह अनिरुद्ध के घर गई तो देखा आंटी अनिरुद्ध को आंगन में दौड़ा दौड़ा कर मार रही है और बोलती जा रही है, नेहा लड़की होकर भी फर्स्ट आ गई, इतने अच्छे नंबर लेकर आई है और तुम मुश्किल से पास हुए, अब भागते किधर हो? उस दृश्य की कल्पना कर वह दोनों हंस पड़ी। उसी वक्त अनिरुद्ध घर से बाहर आ गया। दोनों अचकचाकर चुप हो गई, पर अनिरुद्ध समझ गया कि वे दोनों उसी पर हंस रही थी। उसे इतने गुस्से से घूरा कि अगर किसी देव ने कभी प्रसन्न होकर उसे कोई वरदान दिए होते तो वह भी भस्म हो जाती। उस विष बेल पर अब पत्ते निकल आए थे और अब माँ की मार का बदला अनिरुद्ध रोज नेहा को स्कूल में तंग करके लेता। अक्सर इंग्लिश टीचर उसे रीडिंग करने को बोलते और अनिरुद्ध जोर से चिल्लाकर बोलता, सर सुनाई नहीं दे रहा। कभी तंग आकर टीचर उसे नेहा के बराबर वाली बेंच पर बिठा देते, तब भी वह बाज नहीं आता। कान को हाथ की ओट में लेकर सुनने की एक्टिंग करता। सारा क्लास मुंह छुपाकर हंसता रहता और नेहा का ध्यान भंग हो जाता। अगर टीचर उसे बोर्ड पर कोई प्रश्न हल करने को देते तब भी चिल्लाता, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वह उचक उचक कर और बड़ा लिखने की कोशिश करती और इस चक्कर में सब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता। नेहा को बस आश्चर्य इस बात का होता, इतनी शैतानी करने पर भी सारे टीचर्स उसे इतना मानते कैसे थे। ऑफिस से रजिस्टर लाना हो, किसी को बुलाना हो, हमेशा अनिरुद्ध को ही बुलाते। शायद रेस में हमेशा जीतता था इसीलिए। स्पोर्ट्स डे के दिन अनिरुद्ध का ही बोलबाला रहता। 100 मीटर, 400 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सब में वह ढेर सारे कप्स जीतता। अपने लाल हो आए चेहरे से पसीना पोंछते वह उसे एक बार गर्वीली नजर से जरूर देख लेता। नेहा मुंह घुमा लेती। बाकी सब तो अनिरुद्ध अनिरुद्ध का नारा लगाते रहते। उसे बधाई देने प्रिया, माधुरी, मोनिका सब जाती, पर वो दूर ही खड़ी रहती। अनिरुद्ध तो कभी उससे बात भी नहीं करता और इतना परेशान करता है, फिर वो क्यों जाए बधाई देने? विष बेल अब बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे अनिरुद्ध ने शाम को उन सबके साथ खेलना छोड़ दिया। अब वह मैदान में बड़े बच्चों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलने जाता। क्लास पर क्लास बढ़ते गए, पर स्कूल में तंग करना वैसे ही जारी रहा। अनिरुद्ध की ड्राइंग बहुत अच्छी थी, जबकि उसकी कमज़ोर फिजिक्स की ड्राइंग तो वह
फिर भी कर लेती, पर बायोलॉजी के ड्राइंग में उसकी जान निकल जाती। कुछ भी ठीक से नहीं बना पाती। जब प्रैक्टिकल बुक जमा होती करेक्शन के लिए, तो वह सोचती बस अनिरुद्ध की नज़र ना पड़े। पर अनिरुद्ध किसी न किसी की बुक ढूंढने के बहाने देख ही लेता और देखकर मजाक के ऐसे मुंह बनाता कि उसकी झुकी गर्दन शर्म से और झुक जाती। फेयरवेल के दिन परंपरानुसार सबने साड़ी पहनी। उसे देखते ही अनिरुद्ध बोला, कोई शादी है क्या? लोग इतना सज धज कर आ रहे हैं। उसका सारा तैयार होना बेकार हो गया और इसी डर के मारे कॉलोनी में सपना दी की शादी में जब उसने सबकी जिद पर साड़ी पहनी, तो पूरे समय अनिरुद्ध के सामने आने से बचती रही। एक बार जब वह एकदम से सामने आ गया, तो उसने जल्दी से मुंह फेर लिया और वह धीमे से उसे सुनाकर बोलता चला ही गया, पता नहीं लोगों में इतना घमंड किस बात का है। नेहा सोचती रह जाती, कब किया उसने घमंड? फर्स्ट आना क्या घमंड करने जैसा है? अब वह उसकी खुशी के लिए फेल तो नहीं हो सकती। और उसने मुंह बिचका दिया, खाता रहे जितनी मार खानी हो अपनी माँ से, उसकी बला से। वह गर्ल्स कॉलेज में आ गई तो अनिरुद्ध से पीछा छूटा, पर कहीं उसके तानों की इतनी आदत पड़ गई थी कि क्लास में सब सूना सूना लगता। अनिरुद्ध के घर के बिल्कुल बगल में एक मेहता अंकल ट्रांसफ़र होकर आए थे। उनकी 2 बेटियां थीं। दोनों का अनिरुद्ध के घर में आना जाना था। उनसे हमेशा अनिरुद्ध को हंसकर बातें करते देखती तो आश्चर्य होता। उसे तो लगता था अनिरुद्ध को लड़कियों से ही चिढ़ है, पर उसे क्या, जिससे मर्जी हो उससे बात करे। एक बार मेहता अंकल के यहाँ गई थी। बाहर ही उनकी बेटी खुशी मिल गई। वो उनकी सलाइयाँ अनिरुद्ध की माँ को देने जा रही थी। उसे भी कहा, चल मेरे साथ। मैं नहीं जाती अनिरुद्ध के घर। क्यों? ऐसे ही, उसके यहाँ कोई लड़की भी नहीं। तो क्या हुआ? अनिरुद्ध तो तुम्हारे ही क्लास में था स्कूल में, पर तुम लोग कभी बात भी नहीं करते। झगड़ा है क्या उससे? नहीं, झगड़ा क्यों होगा? अरे झगड़ा तो किसी भी बात पर हो सकता है। वैसे अनिरुद्ध घर पर है नहीं, अभी अभी उसे बाहर जाते देखा है। बताना, झगड़ा है उससे? नहीं बाबा, कोई झगड़ा नहीं। चलो चलती हूँ। खुशी की बातों से बचने को वो साथ चल दी। वो हर कमरे में आंटी अंकल कहती घूमने लगी, पर आंटी कहीं नहीं थी। तुम यहीं रुको, मैं छत पर देख कर आती हूँ। वह अनिरुद्ध का कमरा था। वह उसकी टेबल पर आकर उसकी किताबें उलट पुलट कर देखने लगी। देखूं कुछ पढ़ता भी है या सब वैसे ही कोरी है। पहली नोटबुक जो खोली, देखा सुंदर सा एक फूल बना हुआ है। ठीक ही सोचा था उसने, अब भी नहीं पढ़ता, यही चित्रकारी करता रहता है। पर तभी ध्यान से जो देखा, तो देखा फूल के बीच में बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है, नेहा। उसके दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई। फिर तो जल्दी जल्दी कई नोटबुक पलट डाले और तकरीबन सब में फूल पत्ती बेल बने हुए थे और बीच बीच में लिखा हुआ था नेहा। एकदम से डर गई वह, पसीने से नहा गई, जल्दी से बाहर निकल आई। चेहरा लाल पड़ गया था और दिल की धड़कनें जोर जोर से चलने लगी। खुशी के सामने पड़ने की हिम्मत नहीं थी उसमें। आंगन से ही आवाज़ लगाई उसने, खुशी, मैं जा रही हूँ। अरे रुक, मैं बस आ गई। खुशी की आवाज़ भी उसने बाहर निकलते निकलते सुनी। घर आकर सीधा छत पर भाग गई। खुशी क्या, किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। सांस जब सम पर आई, तब दिमाग कुछ सोचने लायक हुआ। पर वह इतना घबरा क्यों रही है? क्या अकेली नेहा है वो दुनिया में? उसके कॉलेज में लड़कियां भी तो पढ़ती हैं, उनमें से ही कोई होगी। या क्या पता, जिन प्रोफेसर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता है, उनकी बेटी का नाम हो नेहा। उसका नाम कैसे हो सकता है? उसके पढ़ाई में स्मार्ट होने के कारण उससे तो वो बचपन से ही नफरत करता है। स्कूल में प्रिया माधुरी सबसे बातें करता है। कॉलोनी में भी सुजाता खुशी से कितना खुलकर बात करता है। एक सिर्फ उससे दूर रहता है। दूर ही नहीं, हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश। अब उसका नाम कैसे लिख सकता है? इम्पॉसिबल। उस विषबेल में अमृत धारा कैसे बह सकती है? और अगर सच में लिखा हो तो? ना ना, वो तो कितना हैंडसम है, कितना स्मार्ट, और वह कितनी छुई मुई सी है, बस किताबी कीड़ा। ना, उसे तो कोई अपनी जैसी स्मार्ट लड़की ही पसंद आएगी, जो जिसे चाहे मुंह पर जवाब दे दे।
उसकी तो किसी को देखते ही जुबान तालू से चिपक जाती है। बेकार में सपने बुन रही है आज नेहा। और फिर जैसे खुद को ही पहली बार जाना। सपने तो क्या, उसे अनिरुद्ध से कोई नाराज़गी नहीं? पहले तो उसे बड़ा गुस्सा आता था उस पर। हाँ, आता तो था, पर जब से कॉलेज से अलग हुए हैं उसकी कमी बहुत खलती है। तो क्या वह, ना ये सोचने का भी क्या फ़ायदा। वो कभी अनिरुद्ध की पसंद हो ही नहीं सकती। ये ज़रूरी कोई और नेहा है। नहीं तो क्या, अब तक वह एक बार भी नज़र उठाकर उसे देखता भी नहीं। इतनी सारी लड़कियों से बात करता है सिवाय उसके। इसका मतलब वो उसे पसंद नहीं करता। हाँ, उसे तो उसके जैसा ही कोई पढ़ाकू पसंद करेगा। मोटी कांच के चश्मे वाला, चिपके बाल, पूरी बाह की शर्ट, गले तक बंद, बटन यक। और जैसे अपनी ही कल्पना से ही घबराकर उठकर नीचे भाग गई वह। अच्छा है कि माँ घर में नहीं थी, वरना उसका बदहवास चेहरा देख पूछ ही बैठती, क्या हुआ नेहा? उसने सोफे पर लेट टीवी ऑन कर दिया। कुछ तो ध्यान बटे, पर स्क्रीन पर तो एक सुंदर सा फूल दिख रहा था जिसके अंदर लिखा था नेहा। घबराकर आंखें बंद की तो पलकों में भी वही फूल मुस्कुरा उठे। उसने कुशन उठाकर जोरों से आंखों पर भींच लिया, पर इसके बाद से वह काफी डर गई थी। बालकनी में खड़ी रहती और दूर से भी अनिरुद्ध को आते देखती तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती और वह झट से छुप जाती। लगता जैसे सबकी नजरें उन दोनों को ही देख रही हैं। खुशी कितनी बार बुलाने आती, चलो बाहर टहलते हैं, पर वो उसे छत पर ले जाती, कहीं अनिरुद्ध से सामना ना हो जाए। कभी आते जाते अनिरुद्ध सामने पड़ भी जाता तो पसीने से नहा उठती और जल्दी से कतरा कर निकल आती, जबकि बार बार खुद से कहती, वो फूल वाली नेहा कोई और है, वो तो हो ही नहीं सकती। अनिरुद्ध दिखता भी कम। खुशी बताती बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। उसका मन होता कहे, जरा उसकी कॉपियां पलट कर देखो, पढ़ता है या ड्राइंग करता है। पर जब अनिरुद्ध का 12वीं का रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। अनिरुद्ध को फर्स्ट क्लास मिला था। उसके बराबर में आ गया था वह, जो नेहा के पापा को शायद अच्छा नहीं लगा था। बार बार कहते, लड़कों का कुछ पता नहीं कब पढ़ने की लगन जाग जाए। माँ बहुत खुश थी, कहती, चलो अच्छा हुआ, अनिरुद्ध की माँ की चिंता दूर हो गई। हमेशा कहती थी, तुम्हारी तो बेटी है, वो भी कितनी तेज, पढ़ने में स्मार्ट है, और अनिरुद्ध तो लड़का होकर भी नहीं पढ़ता, कैसे मिलेगी उसे अच्छी नौकरी। अनिरुद्ध का अच्छा रिजल्ट उसे इस शहर से भी दूर ले गया। वह बड़े शहर में पढ़ने चला गया। जाने के एक दिन पहले कई बार अनिरुद्ध को उसके घर के सामने से आते जाते देखा, पर हर बार वह दीवार के ओट में छिप जाती। हिम्मत ही नहीं हुई अनिरुद्ध के सामने आने की। धीरे धीरे समय सरकता गया। नेहा ने भी खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। अपने भविष्य की रूपरेखा भी तय कर ली। ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देगी और फिर एक बढ़िया सी नौकरी, बड़ी सी टेबल होगी, फाइलों से लदी, सामने चपरासी हाथ बांधे खड़ा रहेगा। वाह, क्या रुतबा होगा उसका। पर उसे कहाँ पता था, वह तो परीक्षा की तैयारियों में उलझी है और उसके माँ पापा किसी और ही तैयारी में। यूं ही पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए किचन में कुछ डब्बे टटोलने आई तो बरामदे में बैठी माँ और पड़ोस वाली सीमा चाची का स्वर कानों में पड़ा। अब बेटी के भाग्य हैं और क्या, घर बैठे तुम्हें इतना अच्छा लड़का मिल गया नेहा बेटी के लिए, सीमा चाची कह रही थी। हाँ वो तो है, हमने अभी कहाँ कुछ सोचा था। वो तो इसकी बुआ आई थी, उन्होंने ही बताया। उनके पड़ोस में एक बहुत अच्छा लड़का है। उन लोगों को बस अच्छे घर की सुंदर, संस्कारी और पढ़ने में तेज लड़की चाहिए। अरे, तेज लड़की मतलब नौकरी करवाएंगे क्या? लड़का अच्छा कमाता तो है। सच कहूँ तो मैं भी ऐसे ही हैरान हो गई थी, पर रेवती जी ने जब बताया तो सुनकर कुछ अजीब ही लगा। उनकी होने वाली बहू पढ़ने में तेज होनी चाहिए ताकि बच्चे मेधावी हो। क्या क्या नखरे होते जा रहे हैं लड़के वालों के। पर इनकी दहेज की ज़्यादा मांग बिल्कुल नहीं है, और नेहा को तो दूर से बाजार में देखकर ही पसंद कर लिया। वरना आप नेहा को तो जानती है ना, वो कभी तैयार होती लड़की दिखाने को।
पर उसके दिमाग में क्या फितूर भरा हुआ है। बहुत पढ़ना है, सरकारी नौकरी लेनी है, ऑफिसर बनना है, पर हमें तो बिना चप्पल घिसे अच्छा लड़का मिल गया, हम तो गंगा नहा लिए। ये वाक्य माँ के थे। वह किचन में ग्लास से पानी ले रही थी। मन हुआ ग्लास दे मारे वहीं किचन में और सारा पानी फैल जाए, किचन के साथ साथ उनके इरादों पर भी। पर वह कुछ नहीं कर सकी और अनजान बन वापस कमरे में लौट आई। बस किताब उठा, जोर से दूर फेंक दी और बहुत देर तक सुबकती रही। उसने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। अब तो उसका पढ़ने का भी मन नहीं होता, पर मन को बहलाने का कोई दूसरा साधन भी नहीं था। नोटबुक खोलती तो बार बार अनिरुद्ध के बनाए फूल पत्ती दिखने लगते, पर खुद को ही डांट देती। पता नहीं किस नेहा का नाम वह लिखता रहता है और वह दीवा स्वप्न देख रही है। एग्जाम्स खत्म हो गए और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर जिस तेजी से मेहमान से भरने लगा, उतनी तेजी से ही उसके दिल में खालीपन उतरने लगा। कोई उत्साह उमंग मन में जागती ही नहीं। उसने इस जीवन की कल्पना तो कभी नहीं की थी। उसके मन की इच्छा को भली भांति जानते हुए भी अगर माँ पापा ने उसे एक बोझ समझ दूसरे हाथ में सौंप गंगा नहा लेना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। उसका मन इतना अवसाद से घिर चुका था कि अनिरुद्ध का भी ख्याल नहीं आता। आता तो यही कि उसे कम से कम जिसकी चाह है वो उसे मिल जाए। आज उसकी शादी थी और उसे पीली साड़ी पहना, आंखों में काजल लगा एक कमरे में बिठा दिया गया था। सारे भाई बहन मेहमान चहकते हुए रंग बिरंगे कपड़ों में सजे सवरे इधर से उधर दौड़ते रहते। पल भर को हमर उम्र बहनें पास आ बैठती, फिर ही करती हुई बाहर चल देती। वो वितराग सी चुपचाप एक चटाई पर बैठी रहती। तभी माँ की तेज आवाज़ कानों में पड़ी। अरे, अनिरुद्ध की माँ, कहाँ जा रही हैं? खाना खाकर जाइए। कुछ दिनों से घर में सब चिल्ला चिल्ला कर ही बातें करते, धीरे बोलना सब भूल ही गए थे जैसे। पिछले 2 दिनों से ज़्यादा करीबी लोगों का खाना नेहा के घर ही होता था। बस समय समय पर वे लोग कपड़े बदल कर आ जाते। बस थोड़ी देर में आती हूँ, अनिरुद्ध की ट्रेन का टाइम हो चला है, वो आने ही वाला होगा। अच्छा, अनिरुद्ध आ रहा है? आप तो कह रही थी उसकी छुट्टी नहीं। हाँ, पहले तो उसने यही कहा था, पर कल कहा कि 2 दिनों के लिए आ रहा है। बहुत अच्छा हुआ। कॉलोनी के लड़के ही काम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? जल्दी आइए उसे साथ लेकर। ये सुनता ही नेहा को जैसे जोर का चक्कर आ गया। क्यों आ रहा है अनिरुद्ध? क्यों उसके लिए सब कुछ इतना मुश्किल बना रहा है? क्या पहले ही यह रास्ता कम दुष्कर नहीं? पर रोक नहीं सकी खुद को। खिड़की पर जा खड़ी हुई। कोई घंटे भर खड़े रहने के बाद जब पैर दुखने लगे, तब जाकर उसकी नज़रों के फ्रेम में एक आकृति दिखाई दी और वह घबराकर चटाई पर आकर वापस बैठ गई और अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। बरामदे में अनिरुद्ध के पदचाप के साथ उसकी आवाज़, नमस्ते आंटी जी, प्रणाम दादी, सुन रही थी। जरूर छोटू को ढूंढ रहा होगा, पर उसकी पदचाप तो कमरे तक आती जा रही थी और पर्दा उठाकर वह अंदर दाखिल हो गया। उसकी झुकी गर्दन और झुक गई। नेहा, इतने दिनों में पहली बार अनिरुद्ध ने बिना किसी व्यंग के उसका नाम पुकारा, पर उसका झुका सर उठ नहीं सका। नेहा, इस बार अनिरुद्ध की आवाज़ थरथरा रही थी और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक गए। नेहा, क्या हमेशा नाराज ही रहोगी? गीली हो आई थी अनिरुद्ध की आवाज़ और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बंध चली। ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन, यू टेक केयर। और बहुत ही भारी थकी कदमों से वह बाहर निकल गया। उसने जल्दी से सर उठा और अनिरुद्ध को पुकारना चाहा, पर तब तक वह पर्दे उठाकर बाहर कदम रख चुका था। उसकी थमती रुलाई दुगने वेग से उमड़ पड़ी। बाहर माँ की आवाज़ सुनाई दी। आ गए बेटा, बहुत अच्छा किया। तुम लोगों को ही तो सब संभालना है, पर तुम मेरा एक काम करो, मेरा कैमरा तुम संभालो। फोटोग्राफर तो है ही, पर वो सबको पहचानता नहीं ना। तुम मेरे कैमरे से सारे करीबी लोगों की अच्छी अच्छी फ़ोटो लेना, सारे रस्मों की। हाँ। और माँ कमरे में आ गई।
नेहा, जरा कबर्ड से कैमरा निकाल दो तो। उसने बिजली की फुर्ती से कैमरा निकाल कर दे दिया और साथ में 4 रील भी। माँ ने सारी तैयारी कर रखी थी। अनिरुद्ध के हाथों में कैमरा देखना था कि बच्चों की फरमाइश शुरू हो गई। एक हमारी फोटो लो ना भैया। उधर से लड़कियों का झुंड खिलखिलाता हुआ आया। भैया एक फोटो हमारी भी। तभी मामियों चाचियों का ग्रुप टोकरी में कुछ सामान लिए उसके कमरे तक आता दिखा और साथ में अनिरुद्ध को हिदायत, अंदर चलो, रस्म होने वाली है, नेहा की अच्छी फोटो ले लेना। कैमरा संभालता अनिरुद्ध नेहा के कमरे के अंदर दाखिल हो गया। इसके पहले भी इन चाची मौसी मामी बुआ दादी का ग्रुप उसे अक्सर घेरे रहता और अजीब अजीब से रस्म करवाता रहता। यहाँ चावल चढ़ाओ, यहाँ टीका करो। वह कठपुतली सी बिना किसी एहसास के रस्म निभाए जाती, पर आज थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी। पूरे समय लगता रहा जैसे अनिरुद्ध की निगाहें उस पर टिकी हुई है। रस्म खत्म होते होते उसके पैर सुन्न पड़ गए थे। उसने उम्मीद भरी आंखों से उन लोगों की तरफ देखा, पर वे लोग खुद में ही मगन थी। अरे, ये तो लाल कपड़े में बांधा जाता है। सुपारी नहीं रखी? पान के पत्ते भी चाहिए थे। क्या दीदी, अभी तो आपने बेटी की शादी की है और सब भूल गई? किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था और एक हाथ उसके आंखों के सामने आया। नजरें उठाई तो देखा अनिरुद्ध ने सहारे के लिए हाथ बढ़ाया है। वह उसकी आंखों का आग्रह समझ गया था। कैसे नहीं समझता, बचपन से बस आंखों की भाषा ही तो जानी है। उसका हाथ थाम उठते हुए लड़खड़ा सी गई और अनिरुद्ध ने एकदम से थाम लिया। अरे संभल के। कितना स्वाभाविक सा लग रहा है सब कुछ, जैसे कितने पुराने गहरे दोस्त हो। वो बीच में फैली विष पेल कहाँ गायब हो गई थी। औरतों का सारा ग्रुप कोई मंगल गीत गाते हुए आंगन की तरफ चला गया, कोई और रस्म निभाने। और जैसे उसे होश आ गया, अपनी पसीजती हथेली उसने अनिरुद्ध के हाथों से छुड़ा ली। अब कमरे में सिर्फ अनिरुद्ध और वह थे, और थी बड़ी ही असहज करती हुई सी चुप्पी। उसने ही चुप्पी तोड़ी। खाना खाया तुमने? हाँ। झूठ। हंसी आ गई उसे। जब से आए हो कैमरा संभाले खड़े हो। खाना कब खा लिया? फिर से एकदम सहज हो उठा सब कुछ। अनिरुद्ध भी मुस्कुरा पड़ा। फिर थोड़ा रुककर पूछा, तुमने खाया नेहा? नहीं, मेरा व्रत है, मुझे कुछ भी नहीं खाना। अरे क्यों? लड़कियों को शायद पहले से ही ट्रेनिंग दी जाती है कि आदत बनी रहे। क्या पता वहां जाकर कुछ खाने को मिले या नहीं, या पता नहीं कब मिले। हंस दी वह। बेकार की बातें हैं सब। मैं ले आऊं? कुछ खाओगी? भूख लगी है? नहीं, उसने जरा जोर से ही कह दिया, मानो ये थोड़ा सा एकांत पल मिला है, इसे गंवाना नहीं चाहती हो। फिर से दोनों चुप हो गए। इस बार अनिरुद्ध ने ही थोड़ी देर अपनी हथेलियों को घूरते हुए कहा, बड़ी जल्दी थी तुम्हें शादी की। उसने एक नज़र अनिरुद्ध को देखा और नजरें खिड़की से बाहर टिका दी। किसी ने कहा ही नहीं इंतजार करने को। कैसे कहता, वह कुछ बन तो जाता पहले। तुम कहाँ इतनी तेज टॉपर और मैं नकारा, किसी तरह पास होने वाला। कहने की रौ में अनिरुद्ध भूल गया था कि इशारे में बातें हो रही थी। तुम स्कूल के, कॉलोनी के, कॉलेज के हीरो थे। एक एक शब्द पर जोर देते हुए उसने कहा, मुझे सिर्फ एक का ही हीरो बनना था। तुम उसके हीरो थे, जरा जोर देकर कहा उसने। तो अनिरुद्ध एकदम से पूछ बैठा, सच? अनिरुद्ध के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। नेहा ने एक नज़र अनिरुद्ध को देखा और नजरें खिड़की के बाहर आम के पेड़ की फुनगी पर टिका दी, जहाँ कुछ गुलाबी कोमल पत्ते उगाए थे। ऐसा ही कुछ कोमल सा उनके बीज भी उग रहा था, पर इन नवजात कोपलों की उम्र कितनी कम थी। वो पेड़ के कोपल की तरह प्रौढ़ हर पत्ते में बदल पाएंगे कभी? हाँ सच। पर तुम तो पता नहीं किस नेहा के नाम की माला जप रहे थे। अपनी नोटबुक में उसका नाम ही लिखते रहते थे। शिकायत भरा स्वर था उसका। व्हाट? बुरी तरह चौंक गया था वह। उसकी असहजता पर मुस्कुरा पड़ी वह। हाँ अनिरुद्ध, एक बार खुशी के साथ मैं तुम्हारे घर गई थी। देखा, नोटबुक में फूल पत्तियों के बीच किसी नेहा का नाम लिख रखा है। मैं देखते ही भाग आई।
ये ये तो बहुत गलत है। यूँ चोरी चोरी किसी की किताब कॉपियाँ देखना। बैड मैनर्स, वेरी वेरी बैड मैनर्स। अनिरुद्ध का चेहरा लाल पड़ते जा रहा था। बोला, मैं दूसरी किस नेहा को जानता हूँ? फिर एकदम से उसकी नज़रों में सीधा देखते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो मैं आज यहाँ आता। मुझे तो जैसे ही माँ ने बताया, बस दिमाग में एक ही बात थी, मुझे यहाँ पहुँचना है, हर हाल में। क्यों, कैसे, मैं कुछ नहीं जानता। दो कपड़े बैग में डाले और सीधा स्टेशन आ गया। रात भर जाग कर टॉयलेट के पास एक रुमाल बिछाकर बैठ कर आया हूँ। और तुम कह रही हो कोई और नेहा होगी? दर्द से भीग आया था स्वर उसका। नेहा की भी आंखें भर आई। अब क्या फायदा अनिरुद्ध, तुमने जरा सी हिम्मत नहीं की और कोई इशारा भी नहीं किया। उल्टा मुझे हमेशा चिढ़ाते खिजाते ही रहे। और चिढ़ाने की बात से सब पिछला याद आ गया। रोश उमड़ आया। आज उसे सारा हिसाब लेना ही होगा। वह एकदम से बोल पड़ी, तुम मुझे इतना चिढ़ाते रुलाते क्यों थे? तुम्हारी अटेंशन पाने को इतना भी नहीं समझती तुम? हाँ, नहीं समझती। और जब समझने लगी तुम दूर चले गए। निराश होकर बोली वह। पता नहीं नेहा, मुझे क्यों तुम हमेशा डरी सहमी सी लगती थी। लगता था तुम्हें किसी की सुरक्षा की ज़रूरत है। तुम्हें याद है, हमेशा मैं तुम्हारे पीछे आता था और किसी को आवाज़ देकर जता देता था कि मैं पीछे ही हूँ। पर तुमने कभी एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। क्या देखती, मैं तो डर जाती थी। अब फिर कुछ चिढ़ाओगे? बेवकूफ़ हो तुम, बिल्कुल। स्कूल में और किसी लड़के ने कभी कुछ कहा, तंग किया, परेशान किया? क्योंकि सब जानते थे तुम्हें परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है। वरना वो तुम्हारी सहेलियां प्रिया, माधुरी, याद है उन्हें कितना परेशान करते थे लड़के? और जैसे उसे कुछ याद आ गया, हंस पड़ा। वो उचक उचक कर बोर्ड पर सम बनाती तुम, और वो बेंच पर खड़ी होकर रोती हुई एकदम रोनी बिल्ली लगती थी। अच्छा, और क्लास में मुर्गा बने तुम कैसे दिखते थे? भास्कर सर तो तुम्हारी पीठ पर किताबें भी रख देते थे और तुम उन्हें गिरा देते। सर तुम्हें आधे घंटे और खड़ा रखते। अनिरुद्ध के होठों पर मुस्कान तिराई। उन्हीं सब से तो दूर जाना था। मैं तुम्हारे काबिल बनना चाहता था। जी जान लगा दी थी मैंने पढ़ाई में। अब क्या पढ़ूंगा, सब छोड़ दूंगा। झुंझला गया वह। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। मेरी पढ़ाई तो व्यर्थ ही गई। तुम बहुत बड़े आदमी बनना अनिरुद्ध, मुझे अच्छा लगेगा। तुमने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ क्यों कहा नेहा? अनिरुद्ध ने बेबसी से कहा। किसने पूछा अनिरुद्ध? हम लड़कियों से कभी पूछते हैं? बता देते हैं बस। कई बार तो तुरंत बताते भी नहीं। दूसरों से पता चलता है कि उनकी शादी ठीक हो गई है। गला भर आया उसका। अनिरुद्ध भी चुप हो आया। फिर शायद उसे थोड़ा सहज करने के लिए मुस्कुराता हुआ बोला, चलो भाग चलते हैं। वह उसका मतलब समझ रही थी। उसमें शामिल होती हुई वह बोली, ड्राइविंग आती है? ना। बाइक है? नहीं। अनिरुद्ध ने भी साथ देते हुए सर हिला दिया। कोई दोस्त है गाड़ी लेकर खड़ा? ना। फिर कैसे भागेंगे? पैदल? पकड़े जाएंगे। भागना कैंसल। पहले से सब प्लान करना था ना? हाँ, अब तो कैंसल ही करना पड़ेगा। कैसे कुछ प्लान करता? तुम तो ऊंची डाली पर लगी उस फूल के समान थी, जहाँ तक पहुँचने के लिए मैं इतनी मशक्कत कर सीढ़ी तैयार कर रहा था, और तुम बीच में ही किसी और की झोली में। आगे के शब्द अनिरुद्ध ने अधूरे छोड़ दिए। इतनी मेहनत से हल्की फुल्की बात करने की कोशिश की थी उसने, पर फिर से उदासी ने अपने घेरे में ले लिया दोनों को। वैसे हु इज़ द लकी पर्सन? मैंने माँ से कुछ पूछा ही नहीं। क्या पता? व्हाट डू यू मीन? क्या पता? मिली नहीं हो? ना, और कोई इंटरेस्ट भी नहीं। जो भी हो, पति परमेश्वर मानना होगा उसे। अरे अंकल जी ने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा होगा। मस्ट बी अ गुड कैच। वरना तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा कैरियर यूँ बीच में नहीं छुड़वा देते। बहुत काबिल होगा। उदासी घिर आई थी उसके लहजे में, जिसने नेहा को भी कहीं गहरे छू लिया। अनिरुद्ध, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनायासी थरथरा आई आवाज़ उसकी। अनिरुद्ध का मन हुआ उसे आगे बढ़
गले से लगाकर उसके अंदर का सारा डर सोख ले। एक आवेग से उमड़ा, पर उसकी पीली साड़ी और मेहंदी रचे हाथ दिख गए जो किसी और के नाम के थे। वैसे ही जड़ बना बैठा रहा। और तभी खुशी और सुजाता ने ये कहते हुए कमरे में कदम रखा। अनिरुद्ध को देखकर एकदम से चौंक गई। अरे, तुम कब आए? बेस्ट फ्रेंड की शादी में तो सब आते हैं, पर पक्के दुश्मन की शादी में आते हैं पहली बार देखा किसी को। सुजाता की आवाज़ में मजाक था। अनिरुद्ध और नेहा की नज़रें मिली और सारा अनकहा सिमट आया। क्या थे वे, दोस्त, दुश्मन या क्या? खुशी की नज़र अनिरुद्ध के हाथ में थमे कैमरे पर पड़ी और वह मचल उठी। अनिरुद्ध, नेहा के साथ हमारी फ़ोटो लो ना। दोनों उससे लगकर खड़ी हो गई और जब खुशी ने उसे कंधे से घेर गीली आवाज़ में कहा, कितना मिस करेंगे तुम्हें, कैसे रहेंगे हम लोग तुम्हारे बिना। नेहा का इतनी देर से रुका आंसुओं का सैलाब बह चला। दोनों सहेलियां भी आंखें पोंछने लगी और उसे पता था कैमरे के पीछे भी किसी की आंखें गीली है। वह अनिरुद्ध से नेहा की पहली और आखिरी आत्मीय बातचीत थी। बड़ी दीदियां उसे तैयार करने संवारने ले गईं। अनिरुद्ध भी नहीं दिखा। फिर जब स्टेज पर जयमाल के लिए सब लेकर जा रहे थे, देखा अनिरुद्ध कैमरा लिए बिल्कुल सामने खड़ा है। नजरें मिली और वहीं जमकर रह गई। एक टीस सी उठी दिल में। अब वह किसी और के पहलू में बैठने जा रही है। उसके कदम लड़खड़ा से गए। अरे संभालो! सबको लगा भारी लहंगा पैरों में फंस गया है। स्टेज पर उसका दूल्हा बैठा था। नज़र उठाकर भी नहीं देखा उसे। अब तो सारी जिंदगी यही चेहरा देखना है और स्टेज के नीचे खड़ा चेहरा शायद फिर कभी ना मिले देखने को। स्टेज पर तो सब मशीन की तरह करती रही। लोगों की तालियां, हंसी, ठहाकों, कैमरे के लिए बार बार वो माला पकड़ना, सबके आग्रह पर मुस्कुराना, सब यंत्रवत चलता रहा। पर जब कन्यादान के समय उसके माता पिता के बगल से उठाकर उस अजनबी के पास बिठाया जाने लगा, तो जैसे अंदर कुछ चोर का दरक गया। सामने निगाहें उठाई तो पाया अनिरुद्ध की नज़रें उस पर ही जमी है। उसने अनिरुद्ध की ओर देखा और उसकी नज़रों में इतनी शिकायत, इतनी उलाहना भरी थी कि अनिरुद्ध उसके नज़रों की ताप सह नहीं सका। उसने सर झुका कैमरा किसी और को पकड़ाया और वहां से चला गया और वह एक अनजान व्यक्ति के पास बिठा दी गई। अब उसका हाथ किसी और के हाथों में सौंप दिया गया था। उसे पता था अब अनिरुद्ध नहीं आएगा और वह उसकी विदाई तक नहीं आया। नेहा के पापा सिर्फ नेहा की पढ़ाई की वजह से अपना तबादला कई बार रुकवा चुके थे। अब नेहा की शादी के बाद उन्होंने भी तबादला दूसरी जगह ले लिया और अनिरुद्ध फिर कभी नहीं मिला। प्लीज टाई योर सीट बेल्ट की घोषणा से उसकी तंद्रा टूटी। बच्चों की सीट बेल्ट बांधी, उन्हें जगाया। प्लेन लैंड होने वाली थी। फिर से एयरपोर्ट पर निगाहें इधर उधर भटकने लगी थी। नेहा को कहाँ पता था उसी समय देश के किसी दूसरे एयरपोर्ट पर यूं ही एक जोड़ी निगाहें उसके लिए भटक रही थी। जब से अनिरुद्ध की माँ को वाया वाया किसी से पता चला था कि नेहा अब छुट्टियों में बच्चों को लेकर प्लेन से ही मायके आती है, उन्होंने यूं ही अनिरुद्ध से एक बार पूछ लिया, तुम्हें कभी मिली नेहा? और आगे खुद ही जोड़ दिया, मिल भी गई तो पहचानेगा कहाँ, अब तक कितनी बदल गई होगी। अनिरुद्ध ने मन ही मन कहा, माँ, वो 90 साल की भी हो जाए तब भी पहचान लूँगा। उसकी आंखें और मुस्कुराहट तो नहीं बदलेगी। और तब से स्कूल की छुट्टियां शुरू होते ही अनिरुद्ध की नज़रें एयरपोर्ट पर किसी को ढूंढती रहती है। उसकी एयर होस्टेस पत्नी शीना को भी पता है कि बचपन की अपनी फ्रेंड नेहा को वह ढूंढता रहता है। कभी कभी मजाक भी करती है, क्या बात है, कुछ प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था? वॉट रबिश, हम लोग स्कूल में साथ थे, वी वर जस्ट किड्स। उन लोगों के बीच जो भी था उसे वह कोई नाम दे सकता है क्या? फिर क्यों इस तरह उसे ढूंढते रहते हो? शीना उसे थोड़ा और चिढ़ाती है। यही सवाल तो अनिरुद्ध 1000 बार खुद से ही पूछता रहता है, क्यों, किस लिए? पर जवाब कोई नहीं मिलता। लेकिन हर बार वह उसका इंतज़ार करता ही रहता और शायद करता ही रहेगा जब तक उससे एक बार मुलाकात ना हो जाए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी।
अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।